जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन पे और मैं हूँ आपके साथ विशाली प्रसाद। हम जल्दी अपना शो आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं जिसका नाम है आवाज भारत की, जिसमें अखबारों की सुर्खियों पे बहस करते हुए नजर आएंगे फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सोशल एक्टिविस्ट गौतम रत्ना जी के साथ। आप कुछ इस दर्शकों को बताइए शो के बारे में। जी सबसे पहले तो मेरा सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से और हमारे इस शो की होस्ट हैं एंकर वैशाली प्रसाद जी। और इस शो में हम खास तौर से जो अखबार की सुर्खियां हैं, खास तौर से जो उसमें भी देश के सारे मुद्दे जो जुड़े होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और खास तौर से महिला, बहुजन और दलित के ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं या रेप की घटनाएं जो आप अखबार में देखते हैं उन पर हम अपनी राय पेश करेंगे। और साथ में हमारे शो और हमारे चैनल पे जो पूरा जो बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने देश के गरीबों और खासतौर से महिलाओं के लिए काम किया, जिसमें तथागत बुद्ध हैं, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, काशीराम साहब हैं और सावित्रीबाई फूले हैं और ज्योतिराव फूले हैं और कबीर, रविदास, बिरसा मुंडा, जितने भी महाराजा शाहजी गायकवाड़ और जितने भी इस तरह के छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मतलब इस समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज को उठाने के लिए उनके हक और हकूक और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। इस शो में और हमारे चैनल पर आप लगातार देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पूरे देश और विदेश तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन पे और आप लोग देख रहे हैं आवाज भारत की और मैं हूं आपके साथ विशाली प्रसाद। और इस वक्त मौजूद है मेरे साथ फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट गौतम रत्ना। आज हम फिर से अखबारों की उन सुर्खियों पे बातचीत करने वाले हैं। आयुष मंत्री बोले कोरोना की दवा की जांच होगी। देखिए, ये जो आयुष मंत्री जी का बयान जो आज अखबार में आया है ये रामदेव जी के ऊपर है, ठीक है। तो मेरा सवाल है कि इस सरकार और रामदेव के बीच में ऐसी क्या साठगांठ है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। उसने कह दिया कि हमने दवाई बना ली और आप उस पर एक टीम बैठा दो, लेबोरेटरी बैठा दो, उसके टेस्ट करो, उसकी जांच करो। रामदेव बाबा कोई डॉक्टर नहीं है, कोई साइंटिफिकल डिग्री नहीं है उनके पास, मेडिकल में कोई डिग्री नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि साठगांठ तो नहीं है इस सरकार के और रामदेव के बीच में, क्योंकि वो रामदेव बाबा के अभी तक के जो प्रोडक्ट हैं वो तो सारे नॉर्मल प्रोडक्ट हैं और जिसके लिए पूरा वर्ल्ड अभी तक कहीं कोई रिसर्च नहीं कर पा रहा है कोरोना की दवाई पे। तो उसके लिए इतना सरकार उसके लिए सरकार इतना सीरियस है कि भाई हाँ, रामदेव बाबा कुछ भी बनाए तो लाओ, और उसमें हो या ना हो कि उसको लाइसेंस देना है या नहीं देना। ये भी तब है कि जब सोशल अपडेट पे लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए हैं। हमने सोशल अपडेट पे, ट्विटर पे, हर जगह इस चीज को बहुत देखा कि लोगों ने अटैच किए, कंट्रोवर्सी किया कि रामदेव बाबा कहाँ से दवाई बनाए। तो फिर सरकार को ऐसी क्या, केंद्र सरकार को ऐसी क्या स्थिति है कि वो कह रहे कि भाई आप वो हमारे को सैंपल भेजो या उसकी जो दवाई बनाई उसकी जांच हो। तो भाई ऐसा कौन सा उनके पास में आपने लाइसेंस दे रखा है उनको कि आपने उनको ऑथराइज किया आप कोरोना की दवा बनाए और हम आपका टेस्ट करेंगे कि वो सही है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मिली भगत इनडायरेक्टली तो दिखती है, मुझे ऐसा लगता है।
इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस था, कोरोना की दवा कैसे बना दी? देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न चिन्ह। खुद एक तरह से देखा जाए तो केंद्र की सरकार पर, जो वहाँ की क्षेत्रीय सरकार है, स्टेट लेवल की जो सरकार है, ये उत्तरांचल की सरकार का स्टेटमेंट है, वो उसने खुद ही जवाब दे दिया। हम क्या जवाब, हमें तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं। जिस हिसाब से ये उनका अपडेट आया कि उसको इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस था, जो इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा, तो वो तो नॉर्मली इम्यूनिटी तो कई चीजों से बढ़ती है कि आप डाइट अच्छी लें, अच्छे फ्रूट खाएं, या जो भी उस तरह के जो आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाए। इम्यूनिटी का मतलब यही तो बॉडी को स्ट्रांग बनाए, आप आपके स्टेमिना को मजबूत करें। तो वो रामदेव बाबा क्या, वो तो आप घर में भी कर सकते हैं। इसमें कौन सा बड़ी बड़ी बात है कि रामदेव बाबा ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, और जिसमें कि उसको खुद उत्तरांचल की सरकार कह रही है और उनको नोटिस देने की तैयारी में भी। अब नोटिस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र का दबाव आ गया तो हो सकता है वो नोटिस भी ना पहुंचे उनको, वो बीच में वापस आ जाए, उसके ही हो सकता है। क्योंकि ये मिली जुली आंख मिचोली का खेल है रामदेव बाबा और भाजपा का। तो कांग्रेस के जमाने में तो आपने देखा ही था कि उनको साड़ी पहन करके, वो सूट सलवार पहन करके जान बचानी पड़ी थी, भागना पड़ा था। तो अब इनको जवाब खुद ही मिल गया है, तो हमें कुछ ज्यादा कहने की इसमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो देश को गुमराह करने का काम ये हो रहा है, इस तरीके से मैं समझता हूँ। तो इस तरह की चीजें ऐसे माहौल में जिसमें कि देश सफर कर रहा है, एक बीमारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, जिसमें पूरे वर्ल्ड में अभी तक कहीं से कुछ उसका मेडिसिन या उसका ट्रीटमेंट, उसका टेस्ट ठीक से नहीं। जितने भी तुक्के हैं, जैसे काढ़ा बांट रहे थे पीछे, तो काढ़ा घर में गर्म पानी कर लो, उसमें 3-4 चीज मिला, मतलब कुछ भी जिसके जी में जो आ रहा है वो करने चल देता है, वो करके कोई लॉजिक नहीं। और ये सब के पीछे कारण वही है कि हमारे देश में वो अंधभक्ति की सरकारें आई हैं आज तक, वो साइंटिफिकल और एजुकेशन पे काम नहीं करती हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। अगली सुर्खी हमारी ये है कि इधर शांति की बात और उधर LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है चीन। देखिए ये जो पीछे जो चीन का मामला चल रहा है, उसी पर ये अपडेट है। इधर शांति की बात, उधर LAC पर, तो कहीं ना कहीं चाइना हमारे देश के साथ धोखा कर रहा है। अब इसमें हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आप तो एक मीडियम क्लास लोग हैं, सोशल माध्यम पे एक आवाज उठाने का काम करें। तो ये तो सरकार के ऊपर सवाल है कि सरकार उस चीज को क्यों नहीं समझ पा रही। ये तो ऐसे हो गया कि पीठ में छुरा घोंपना, कि आप सामने से कुछ और दिख रहे हैं और पीछे से आप वार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का टेक ऑफ एक्शन इसमें बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए चाइना के प्रति, चाइना के रवैये के खिलाफ, और सरकार को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की जिस तरह के अपडेट आए हैं, जैसे पीछे भी हमने 2-3 दिन इस पर डिबेट की थी अपने शो में, तो उसमें भी कुछ खास हमारी सरकार का कुछ इतना अच्छा दिख नहीं रहा था कुछ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की सरकार किसी की भी हो, हमारा देश पहले है, हमारी राष्ट्रीयता पहले है, राष्ट्रीयता मजबूत होनी चाहिए। और उस राष्ट्रीयता के खिलाफ अगर कोई भी बात करता है तो उसके खिलाफ जो सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई। अब लॉकडाउन के बाद फिर शुरू होगा लाइट कैमरा एंड एक्शन। देखिए ये हमारे शो के लायक मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने रखा इसको किसी एक खास पॉइंट की वजह से, क्योंकि हमारा फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है, तो हम उस दर्द को अच्छे से समझते हैं, फिल्म भी बनाते हैं हम लोग। इसमें नीचे आप देखेंगे ना थोड़ा हेडिंग में, शूटिंग से पहले नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दें सभी यूनिट में। तो एक कंपलसरी जो एसोसिएशन है या वहाँ बॉम्बे का जो प्रशासन है मुंबई का, उसने ये कंडीशन लगाया कि जो भी वहाँ सेट पे काम करेगा उनको पहले कोरोना का टेस्ट जो है दिखाना पड़ेगा, जो नेगेटिव होगा वही सेट पे काम करता है। तो मैंने इसलिए रखा कि मुझे मालूम है उस चीज का, हर एक को नहीं मालूम होता, जो फिल्म देखते हैं उन लोगों को नहीं मालूम है फिल्म कैसे बनती है, कौन कौन लोग उसके पीछे होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। तो इसमें कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं
जिनकी जो झाड़ी है, जिनको जो पर डे पैसा मिलता है वो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो सलमान खान या कोई एक्टर शाहरुख खान या अक्षय कुमार वो कई कई करोड़ रुपए ले रहे हैं, तो वो हर स्टाफ को थोड़ी मिलता है। मान लो 200 लोगों का यूनिट काम कर रहा है, उनमें बहुत ऐसे भी हैं जिनकी बहुत माइनर होता है और डेली का नहीं होता है। तो वो, और कोरोना का टेस्ट इतना महंगा है, आपने दिल्ली में भी देखा। पहले तो वो फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटलों में है नहीं, तो उसमें जो उस पोस्ट का आदमी है जिसकी इनकम ऑफ सोर्स ज्यादा नहीं है या इनकम उसकी ज्यादा नहीं होती है, वो कोरोना टेस्ट कैसे कराए? इसके लिए तो कोई भी इसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं दिया। या तो वो सरकार के साथ उनको बात करनी चाहिए कि भाई जो जिस तरह के हमारे 2-3 डेजिग्नेशन रहते हैं इसमें, लाइटिंग असिस्टेंट है, लाइटमैन है, स्पॉट बॉय है, या सेट वाले जो टेक्नीशियंस रहते हैं, इन लोगों की ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा पैसा। अब वो एक तो वो 4 महीने से खाली बैठा है, अब वो कोई हॉस्पिटल में जाएगा, प्राइवेट में कहीं भी हॉस्पिटल में जाएगा, वो कहाँ से देगा 8 से 10 हजार 25 हजार जो आजकल कोरोना टेस्ट की फीस सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो और भी ज्यादा ले रहे हैं, जिसके मन में जो है वो वसूल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंडीशन है कोरोना टेस्ट की, इसको सरकार की तरफ से वहां की जो बॉम्बे की जो भी एसोसिएशन खुलना की है, उनको बैठ करके सरकार के साथ बात करके ये तय करना चाहिए कि भाई हमारे ये उसका एक आई कार्ड रहता है एसोसिएशन का, कि ये आई कार्ड पे जो भी आदमी आएंगे, ये कल से हमारा नेक्स्ट टाइम शूटिंग करने वाले हैं, इनका 2 दिन पहले आप गवर्नमेंट की तरफ से उसको टेस्ट की सुविधा मेरे हिसाब से कोरोना टेस्ट की देनी चाहिए, तब वो पॉसिबल हो पाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। नाबालिग को किया अगवा और उसके बाद किया उसका रेप। देखिए ये कितने शर्म की बात है। अभी पीछे हमने दूसरे मुद्दे पर बात की थी इस तरह की। अब ये दिल्ली के अंदर की घटना है, मतलब कितने हौसले बुलंद है पुरुष समाज के, पुरुष प्रधान समाज के, उसको डर नहीं है, ना खौफ पुलिस का है ना कानून का। अगवा करके नाबालिग लड़की को अगवा करके रेप कर, अभी अरेस्ट भी हो गए, ये हमेशा देखा गया है। लेकिन जाते जाते कोर्ट केस लड़ते लड़ते उनके खिलाफ जो एविडेंस रहते हैं वो कहीं ना कहीं मिटते चले जाते। या तो जो विटनेस होते हैं उनको खरीद लिया जाता है, या मार दिया जाता है, या पुलिस ठीक से चार्जशीट फाइल नहीं करती है। और जो इस तरह के मैं तो क्रिमिनल कहूंगा ऐसे लोगों को, रेपिस्ट तो है ही है, क्रिमिनल भी, वो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से बच के निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी तो ये पहला स्टेप है ना, अरेस्ट किया, और वो लड़की का मेडिकल होगा, उसमें अगर हॉस्पिटल वाले को पैसे खिला दिए जाते हैं तो मेडिकल में भी कई बार कई ऐसे केस देखने को मिले हैं कि मेडिकल में ही वो नहीं शो करते हैं कि रेप हुआ, ऐसा भी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के केसेस में पुलिस को अपनी जो जिम्मेदारी है वो बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत अच्छे से उसको निभाना चाहिए, ताकि ऐसे क्रिमिनल्स को, मैं समझता हूँ कि रेप के मामले में कम से कम फांसी से कम से कम या उम्र कैद कम से कम होना चाहिए, ताकि नजीर बने, एक सबक बन जाए कि इस तरह के जो लोग हैं दोबारा से कोई हरकत ना। रेप में नाकाम रहे तो जिंदा जला दिया जाएगा। देखिए वैशाली जी, ये छत्तीसगढ़ की घटना है जहाँ कांग्रेस की सरकार, आप बोलते हैं ना कि आप भाजपा के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो हमने ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ शोषण के खिलाफ, अत्याचार, किसी सरकार से ना हमारे को लगाव है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है, हम सिर्फ शोषण के खिलाफ हैं। जहाँ शोषण नहीं होगा हम उस सरकार की तारीफ करने में, बट ये पहले भी हम कह चुके हैं, एक सांप ना तो एक नाम ना, सुधार दोनों में से कोई कर ही नहीं रहा है, इसलिए दोनों के खिलाफ ही बोलना पड़ेगा। तो देखिए ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत इतनी मतलब जितना निंदा की जाए उतना कम, सोच नहीं सकते आप कि आपने पहले लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की और आप नहीं कर पाते हैं, किसी इन्हीं कारणों से कोई आ गया या उस लड़की ने शोर मचा दिया अपने मोहल्ले में या अड़ोस पड़ोस में, तो वो बच जाती है, तो फिर आप उसको प्लानिंग के तहत या उसको जिंदा जला,
तो मैं बार बार इसी बात को मैं रखता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश का सिस्टम है, जो सरकार चलाने वाले रहनुमा है, वो आपको क्या लगता है कि यही आपकी दोषी है? इसके लिए वो दोषी क्यों नहीं है जो सरकार चला रहा है? हमारा सवाल सरकार से भी है, लोगों से भी है कि इसके लिए दोषी वही नहीं है जो रेपिस्ट जिसने ये काम किया। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है। अगर ऐसे केसेस में अगर स्ट्रिक्टली और कड़ाई से अब इसमें क्या होगा कि अगर पैसे वाला दबंग है तो पुलिस प्रशासन को खरीद लेता है। मैं तो बड़ा साफ शब्द हूँ, मुझे कोई डर नहीं है और हम प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे साथ, हमारे एरिया में भी होते रहते हैं, उनमें पूरा हमारी इन्वॉल्वमेंट रही है और हमने ये देखा है अपना कि कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते इस तरह के जो केस लड़ते हैं जो न्याय के लिए, वो कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, वो दम तोड़। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जघन्य है और इसके लिए खाली वही आदमी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वहां का प्रशासन, जिस क्षेत्र की घटना है, और सरकार, केंद्र भी जिम्मेदार है। मतलब स्टेट तो है ही है। क्या ये जो खबरें हैं, क्या केंद्र के मंत्री नहीं पढ़ते होंगे इनको? आपको ऐसा लगता है? अखबार तो हर आदमी सुबह उठ के पढ़ता है ना मैडम, इसलिए हमने ये सोचा किया कि अखबार जब पढ़ता है तो उसको, अगर वहां का स्टेट अगर उसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है तो केंद्र भी तो जवाब मांग सकता है ना। केंद्र जब किसी स्टेट में सरकार तोड़फाड़ करनी है, किसी दूसरे दल की सरकार से नहीं, उसको तोड़ना है, तो वहां पर राज्यपाल शासन लगा दिया। तो ऐसे केस में केंद्र क्यों नहीं स्ट्रिक्टली है कि वो उस स्टेट से जवाब मांगे इस चीज का कि भाई आपके यहाँ पे ये लड़की के साथ और खासतौर से महिलाओं के साथ या दबे कुचले समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आप इसका जवाब दीजिए। नहीं तो लगाइए राज्यपाल का शासन में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। देखिए कैसे कौन सा स्टेट नहीं सुधरेगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तब तो है जब उस स्टेट में सरकार तोड़नी है। आपने पीछे देखा भी होगा मध्य प्रदेश वाला केस, जहां कांग्रेस की सरकार थी, उसके विधायकों को खरीद फरोख्ती कहेंगे उसको, खरीद फरोख्त किया गया या उनको लालच दिया गया और वो सरकार तोड़ दी गई। अगर वो नहीं कामयाब होते तो राष्ट्रपति शासन केंद्र लगा देता। तो जब ऐसे हादसे होते हैं, यहाँ पर जवाबदेही क्यों नहीं मांगता है केंद्र? तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूं। अगर वो ढंग से काम करें, ढंग से इस पर कार्रवाई करें, तो ऐसे केसेस अपने आप रुकना चालू। बाबरी केस में कॉल नहीं मिली तो कोर्ट नाराज। देखिए ये मुद्दा जिस तरह से मैं हर धर्म को समान रूप में लेता हूं, क्योंकि मैं धर्म के उसमें मैं ज्यादा नहीं रहता हूं, तो एक तरफा तो आपने फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई वहां पर हम जो राम भक्त हैं, जो जिनके लिए जिन लोगों की आस्था राम में है, उनको जमीन दे दी। बड़ा जल्दी फैसला किया भाई। हम फैसले की पे हम आलोचना नहीं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई पावर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो वो ठीक है। सवाल ये भी है कि उसमें जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के अंदर जो लोग विक्टिम्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व थे, उस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। ये आपका कहाँ है? कोर्ट ने सर जवाब मांगा है बाबरी केस में ना। केंद्र सरकार की संस्था है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बाबरी मस्जिद। तो उसमें जो आरोपी हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, वो भी एक गलत कदम था। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लोगों की जानें गई। तो एक सांप्रदायिक माहौल को, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो माहौल था, उसको खराब करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको दोषी माना। तो ये केंद्र का जो ये डिपार्टमेंट है, उसकी एक अच्छी पहल कहूंगा मैं इसको, कि उसने नाराजगी जताई कि भाई वहां यूपी सरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं आरोपियों का बयान दर्ज कराने के लिए सुविधा दे रही। क्योंकि लॉकडाउन में बयान कोर्ट में आके तो होगा नहीं। जब सारे काम आपके उस पर हो रहे हैं ऐप पर या डिजिटल माध्यम से,
तो उस पर सवाल खड़ा किया है। उसने बिल्कुल सही सवाल है कि उन लोगों को आप क्यों नहीं सामने लेकर आ रहे, उनको क्यों ना सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने देश का माहौल खराब किया और एक विशेष धर्म के प्रति नफरत फैलाने का काम किया। तो ये जो केंद्र का ये डिपार्टमेंट है, ये एक अच्छी उन्होंने क्वेश्चन उठाया है यूपी स्टेट के अंदर, क्योंकि वो यूपी स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है जहाँ योगी जी की सरकार है। वो तो वैसे ही खुलेआम दुनिया जानती है योगी जी का इतिहास, तो उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। इस्लामाबाद में बन रहा पहला हिंदू मंदिर। देखिए, ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए रखा है कि जिस तरह से हमारे देश में पाकिस्तान और मुस्लिमों को ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जैसे उनसे बड़ा दुश्मन कोई है ही। यानी आपके देश में आपके यहाँ रेप कर रहा है वो दुश्मन नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है। आपके देश में छोटे कास्ट के आदमी को बड़ा कास्ट का आदमी उसको तलवारों से काट दे, वो आतंकवाद नहीं है। सिर्फ आतंकवाद क्या है, पाकिस्तान और तो उनके लिए ये उनको एक न्यूज जरूर हम इसको लगाते भी हैं, वो पढ़ सकते हैं कि जिस पाकिस्तान को आप इतना बदनाम करते हैं उस पाकिस्तान में हिंदू मंदिर कैसे बन रहा है। अगर उन लोगों को भी इतनी नफरत है तो हिंदू मंदिर पाकिस्तान कैसे बनने थे। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी हमारे देश में भी जो, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है, हमारा हिंदू बहुल देश है, एक दूसरे देश को एक दूसरे धर्म का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान का जो कदम है, वहाँ के चाहे वहाँ की संस्था बना रही है, वहाँ के लोग बना रहे हैं या वहाँ की सरकार बना रही है, भाई जगह तो सरकार नहीं दी होगी ना। चलो हम कहते हैं वहाँ हिंदू बना रहे हैं, जगह तो सरकार नहीं दी है। तो ये अच्छी नजीर है हिंदू मुस्लिम खास दोनों समाज के लिए कि हमें बजाय इस तरह की नफरत के बीच बोलने के एक दूसरे के बीच में प्यार को बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा कदम वहाँ का, मैं इसकी तारीफ करूँगा। ट्रंप बोले वीजा पर रोक सही, भारत करेगा बात। देखिए, ये तो हमने कल, ये 3-4 दिन से चल रहा है, तो कल भी हमने बताया था कि लगभग 2 लाख के करीब नौकरियां लोगों की जा रही हैं। तो अभी भारत के पास, क्योंकि वो तो सुपर पावर है, तो जो फैसले लेने उससे क्या फर्क पड़ता है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सरकार बात करेंगे, तो ये बात तो चल ही रही है लगातार ट्रंप के साथ। लेकिन वो ट्रंप क्या करने वाले हैं, वो कितना सुनने वाले हैं, ये आने वाले टाइम में देखना होगा। उम्मीद कम लगती है वैसे, क्योंकि वो सुपर पावर है, अपने आप में विकसित देश है और हम विकासशील में आते हैं, तो माने ना माने उनके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता नहीं कि हमारी सरकार के अभी तक कोई ऐसे किसी भी तरह के हमारे सरकार के स्टेप को उन्होंने सीरियस लिया या माना है। जो पीछे अपडेट आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर। फिलहाल इस शो में इतना ही, और भी ऐसी खबरों के लिए और आपको ये शो आज का कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम बाबा साहेब के विचारों को देश विदेश तक पहुंचा सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।